संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज़ में, जैसे कि कई दिनों से हमारी संस्कार अकादमी के द्वारा YouTube पे ऑनलाइन क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारे बहुत सारे जो स्टाफ हैं उनके द्वारा आपको राजस्थान जीके, राजस्थान कल्चर, पॉलिटिकल, मैथ, इंग्लिश, साइंस, साइकोलॉजी आदि क्लासेस उपलब्ध करवाई गई है। आज इसी क्रम में मैं आपको नई क्लास के साथ लेके आगे चलने वाला हूँ। वह क्लास हमारी है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में पहले अपन छोटा सा हिस्ट्री का परिचय देखते हैं। इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास, हिंदी में इसे इतिहास कहते हैं, इंग्लिश में इसे हिस्ट्री कहते हैं। इतनी सी बात है। इतिहास है क्या, हिस्ट्री है क्या? इतिहास का सीधा सा सरल भाषा में एक छोटा सा अर्थ है, ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ। जो पीछे बीत चुका है वही इतिहास है, और जो लिखित साक्ष्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध है उसे हम इतिहास कहेंगे। जो लिखित साक्ष्य के रूप में उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी के स्रोत नहीं है, उसे हम अतीत कहेंगे। तो इतिहास, अतीत में आज हमारी बात है इतिहास, हिस्ट्री की। ऐसा हुआ होगा इसका सीधा सा अर्थ है हिस्ट्री। सीधी सी बात है, इतिहास का जनक कौन? जैसे अपन प्रत्येक विषय के अंदर पढ़ते हैं किसी न किसी विषय का कोई ना कोई जनक होता है, तो इसी तरह से इतिहास का जनक यानी कि विश्व इतिहास के संदर्भ में इसका जनक जो है उस व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार है और उन्होंने पहली बार अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका एक बुक लिखी हेरोडोटस के द्वारा, और इस हिस्टोरिका में उन्होंने बीती गई घटनाओं का वर्णन किया या युद्धों का वर्णन किया। तो हेरोडोटस हमारे भारतीय इतिहास विश्व इतिहास के जनक है। कौन से इतिहास के जनक है? विश्व इतिहास के जनक। पहली बार हिस्ट्री शब्द हेरोडोटस ने दिया, अपनी पुस्तक इन्होंने हिस्टोरिका लिखी, इसलिए विश्व इतिहास के जनक का क्रेडिट जिस व्यक्ति को गया उस व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि विश्व इतिहास का जनक कौन है, तो वो है हेरोडोटस। दूसरा पॉइंट है भारतीय इतिहास। ठीक है, अब भारतीय इतिहास की ओर चलें तो भारतीय इतिहास की जनक की बात करें अपन, तो भारतीय इतिहास का जनक ऑब्वियसली कोई भारतीय ही होगा। और जिस व्यक्ति को हमने भारतीय इतिहास का जनक माना या जिसको हमने जनक के रूप में स्वीकार किया, उस व्यक्ति का नाम है वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था महाभारत। ठीक है, महाभारत लिखा गया इनके द्वारा, और इनका महत्वपूर्ण जो संकलन था वो था हमारे वेद। वेद कितने? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। वेद व्यास के द्वारा महाभारत और वेदों का संकलन किया गया और महाभारत की रचना। यहाँ संकलन से अर्थ है कि इनकी रचयिता वेद व्यास नहीं है। वेद व्यास ने तो सिर्फ जो वेद लिखे गए थे ऋषियों के द्वारा उनको एक साथ इकट्ठा करके संकलन कर दिया, इसलिए वेद व्यास वेदों के संकलनकर्ता कहलाते हैं। और जिस संदर्भ में हम इनको इतिहास का जनक कहते हैं तो वो पुस्तक है इनकी महाभारत, जो विश्व भारत की सबसे बड़ी पुस्तक है। भारत का एक महाकाव्य है जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक आते हैं। ठीक है, 0 ऐड करते जाना, 1 लाख श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं इसमें? 1 लाख श्लोक है महाभारत। ठीक है, तो 1 लाख श्लोक जिसमें समाहित किए गए उसका नाम है महाभारत। सबसे बड़ी पुस्तक है, भारत का एक महाकाव्य है जिसकी चर्चा बाद में। अभी अपने पास है विश्व इतिहास का जनक हमने हेरोडोटस को माना, भारतीय इतिहास का जनक हमने वेद व्यास को माना, और हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के इतिहास का जनक जिस व्यक्ति को स्वीकार किया गया है उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, मैं अब चर्चा तो भारतीय इतिहास की ही करूंगा, लेकिन आपको सीधे से अर्थों में 3 इतिहास के जनक के बारे में बता दूं तो राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड है, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को चारों तरफ से यानी सभी रियासतों के इतिहास को संकलित करके अपनी एक पुस्तक में समाहित कर दिया। और राजस्थान के इतिहास से परिचय हमारा जिस व्यक्ति ने करवाया वो एक विदेशी था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, जिसे हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इनकी पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उन्होंने इस पुस्तक में राजस्थान की रियासतों का संपूर्ण इतिहास लिखा।
तो इसलिए राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, भारतीय इतिहास का जनक वेदव्यास और विश्व इतिहास का जनक जिस व्यक्ति को माना हमने उसका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, तो इतिहास का सीधा सा अर्थ है ऐसा हुआ होगा, अतीत जो बीत गया है वो अतीत है, लेकिन उसके लिए हमारे पास साक्ष्य नहीं है और इतिहास में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। अब नेक्स्ट बात करूं भारतीय इतिहास, तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप पॉइंट नोट करना, पहला इतिहास का भाग है जिसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल मैं 3 पॉइंट लिख देता हूं। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा पॉइंट है ऐतिहासिक काल। तो कभी कभी हमारे इन पॉइंटों से भी प्रश्न बन जाते हैं कि कौन सी सभ्यता, कौन सी संस्कृति, कौन सा कल्चर या कौन सा भाग किस इतिहास का भाग है। जैसे कि सीधा सा प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी काल में आती है? प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल। तो छोटे से परिचय के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में किन किन का विभाजन किया गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत हुई है वो सीधी सी मानते हैं अपन अज्ञात काल से। अज्ञात काल, कोई समय में तय नहीं किया गया है इसके लिए, यानी कि अज्ञात काल जब मानव आया तभी से हम प्रागैतिहासिक काल को लेकर के आ गए और ये जो चलता है वो चलता है लगभग 2500 ईसा पूर्व। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो इसको लिखेंगे इंग्लिश में लिखोगे तो BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के बाद, ईसा के बाद। नेक्स्ट आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल की शुरुआत 2500 ईसा पूर्व से, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक, यानी कि अब तक जो चल रहा है, यानी कि आज से पहले जो बीत चुका है वो ऐतिहासिक काल है। तो अपन इसका एक भारत के संदर्भ में अगर अपन एक डेट देना चाहें तो 1947, जब भारत की आज़ाद हुआ तब तक, क्योंकि इतिहास ठीक है, या फिर 1965। तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1947 ईस्वी, और आदि ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, और प्राग ऐतिहासिक काल अज्ञात काल से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता कौन से इतिहास काल का भाग है। अगर आपको सिंधु सभ्यता का समय ध्यान है तो आप तीनों में से बता सकते हो। जैसे मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, सिंधु सभ्यता का समय 2350 से लेकर के 1750। ठीक है, 2350 से लेकर के 1750 सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। तो ये जो डेट है आपके पास में 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये आपके पास कौन सी काल में आपको नजर आ रही है? तो आप देखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 से लेकर के 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व हो गया। तो ये क्लियर होगी बात। अभी छोटी सी बात और समझा दूं, जैसे कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जो पहली बार इतिहास के सामने आए हैं या इतिहास को पढ़ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं। एक तो है हमारे पास ईसा पूर्व और एक आता है ईसवी। ठीक है, ईसा पूर्व और ईसवी क्या अंतर है? तो समय को विभाजित किया गया, समय को सही ढंग से क्रिएट किया गया। तो एक माना समय 0, व्यक्ति हैं ईसा मसीह हैं। ठीक है, ईसा मसीह है। इस 0 के बाद से अपन लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 500, 1000, 2000 और आज हैं 2020। 0 के बाद के समय को जो बढ़ते हुए क्रम में हमारे सामने आता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं AD से, एनॉन डोमिनी। ठीक है, या फिर ईसवी। नेक्स्ट है 0 के बाद 1, 2, 3, 500, इधर भी 1000 आ जाएगा, इधर भी 2000 आएगा। तो जो पीछे समय गया है वो घटते हुए क्रम में जाएगा। ठीक है, पीछे के समय और जाएगा जैसे पूर्व के समय है। तो 1 से लेकर के 2020 तक का ये समय आगे जा रहा है बढ़ते हुए क्रम में, और ये समय आ रहा है घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो अब क्या है कि जो बढ़ा हुआ क्रम है उसको हम लिखते हैं BC, यानी उसको लिखते हैं हम AD, ईस्वी से, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं BC, ताकि डेट को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है और ये घटता हुआ क्रम है। तो पीछे के समय के लिए हम ईसा पूर्व को प्रदर्शित करते हैं और बढ़ते हुए समय के लिए हम
ईस्वी को, जैसे कि आप देख रहे हो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, तो समय पीछे की ओर चल रहा है। तो समय पीछे की ओर चल रहा है तो हम इसके लिए ईसा पूर्व को यानी इसको हम इंडिकेट करके लिखते हैं। तो ये प्राग ऐतिहासिक है, आदि ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में समय आपका विभाजित। भारत के इतिहास को हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब मैं छोटा सा परिचय और दे दूं आपको इस चीज का। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल की ओर चलते हैं पहले अपन। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल की पहली विशेषता तो यह है कि इस समय जो मानव है वो असभ्य है, उसे कोई किसी चीज का नॉलेज नहीं है। ना तो मानव इस समय सामाजिक है, ना इस समय उसको सांस्कृतिक नॉलेज है, ना रीति रिवाजों का नॉलेज है, मतलब किसी चीज की जानकारी नहीं है, बस मानव असभ्य है। अब असभ्य प्रकार का मानव जीवन जी रहा है, तो जो संस्कृति है इस समय, जो कल्चर चला था, वो कल्चर चला था पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल। मानव के पास जो जानकारी के मतलब मानव ने जिस चीज़ से शुरुआत की वो सब पाषाण काल से, उसके आसपास पत्थर ही था तो उसको पाषाण काल कहा गया। इस पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये तीनों कल्चर, ये तीनों संस्कृति है, ये प्राग ऐतिहासिक के भाग है। जैसे मैं पूछ रहा था आपको कि सिंधु सभ्यता किसका भाग है, तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक का था। पाषाण काल किसका है, प्राग ऐतिहासिक का है, प्राग यानी बहुत पहले, और ऐतिहासिक काल, तो इस चीज को रखा गया इसके अंदर। मानव असभ्य है, संस्कृति पाषाण काल है, और जो हमारे पास जानकारी के स्रोत हैं, मतलब हम इसके बारे में कहाँ से पता लगाए, कि हम कैसे जाने कि भाई इस समय के लोग किस प्रकार के थे। तो जानकारी के स्रोत हमारे पास पुरातात्विक है और पुरातात्विक है। एक स्रोत है हमारे पास पुरातात्विक है। अब मानव जब असभ्य है तो ऑब्वियसली वह लिखना तो नहीं जानता था। अब वो लिखना नहीं जानता तो हम उसकी साहित्य या इतिहास से तो पढ़ करके पता नहीं लगा सकते ना कि मानव ने इस समय कौन कौन से कार्य किए। तो जानकारी के स्रोत हमारे पास पुरातात्विक है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक। पुरातात्विक क्या होता है? पुरातात्विक, जब हम किसी सभ्यता का अन्वेषण करते हैं, खुदाई करते हैं, तो खुदाई के समय हमें उस खुदाई से हमें बहुत सारी उनके द्वारा प्रयोग में ली गई चीज़ें मिलती है, उसके आधार पर हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खुदाई के अंदर हमको एक कंघा मिला। अब कंघे को देख करके यह अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये शायद केश विन्यास या सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में रुचि रखते थे। बर्तन मिले हैं, बर्तन में थाली है, कटोरी है, मृदभांड है, तो ऑब्वियसली ये खान पीन की चीज़ों, खाने पीने के लिए रखा होगा। तो इन्हीं चीज़ों को देख करके हम ये अंदाज़ा इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम इस प्रागैतिहासिक काल के लोगों को जानते हैं, क्योंकि साहित्य ये लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि मानव कैसा था? असभ्य। इसी पुरातात्विक के अंदर हमारे पास एक जानकारी का स्रोत और है, और वो है शैल चित्र। लिखना तो नहीं जानते थे लेकिन ये चित्र बनाते थे। ठीक है, जैसे भीमबेटका वगैरह बहुत सारे स्थल है जहाँ से हमको इनके द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले। शैल यानी चट्टान और चित्र यानी पेंटिंग। अब पेंटिंग M.F. हुसैन जैसी बहुत सुंदर पेंटिंग नहीं होती थी। पेंटिंग कैसी है? पेंटिंग चित्र के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस चित्र को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदमी है। ठीक है, मतलब ह्यूमन है, इंसान है। फिर एक चित्र इस प्रकार का, इस चित्र को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई जानवर है। ठीक है, तो इन चित्रों को, इसी प्रकार के चित्र इन्होंने शैलों पर बनाए थे, चट्टानों पर बनाए थे। ठीक है, तो एक जानवर, ये आदमी, फिर इस आदमी के हाथ में एक भाला, फिर इधर एक आदमी, उसके हाथ में भाला, और इधर एक आदमी और उसके हाथ में भाला। इस चित्र को देख करके हर कोई बता सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं इनकी मनोरचना क्या है, ये इस चित्र के अंदर क्या करना चाहते हैं। तो सीधा सा नजर आ रहा है, शिकार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने बारे में चित्रों के माध्यम से और पुरातात्विक सामान के माध्यम से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। किस काल के लोगों के बारे में जानकारी? आदि ऐतिहासिक काल के लोगों। तो मानव असभ्य है, संस्कृति पाषाण काल थी जिसमें पुरा, मध्य और नव पाषाण। अगर बात करें तो कृषि का प्रारंभ इस नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कृषि। मानव ने कृषि करना सीख लिया था नव पाषाण काल के अंदर। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पशुपालन। पशुपालन, इस काल के आते आते मानव ने पशुओं को पालना सीख लिया था। पूरा पाषाण काल के अंदर मानव विकास कर रहा था, संघर्ष कर रहा था जीने के लिए, और पत्थरों के औजार वगैरह बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन हमारे जैसे दिखने वाले आधुनिक मानव, होमो
सेस्पियंस का उदय भी इस पुरा पाषाण काल में हुआ। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये छोटा सा परिचय है प्राग ऐतिहासिक काल का। इसके बाद हमारा जो काल आता है उसका नाम है आधि ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, ठीक है। आध ऐतिहासिक काल, यहां पे कुछ चेंज, मानव सभ्य, ठीक है, मानव में सभ्यता आ गई, मानव सभ्य हो गया, समाज संस्कृति, इस समय मानव सभ्य, आदि ऐतिहासिक काल के आते आते मानव सभ्य हो गया, उसमें समाज, कला, संस्कृति, रीति रिवाज, इन सब चीज़ों का नॉलेज आ गया। अब नॉलेज आ गया तो वो थोड़ा बहुत लिखने भी लग गया, तो मानव सभ्य है। संस्कृति की बात करूं तो इस समय हम संस्कृति, कौन कौन सी संस्कृति रख सकते हैं? एक संस्कृति की बात मैं पीछे ही बता चुका था जब मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था। तो एक संस्कृति है जिसका नाम है सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता पार्ट है आदि ऐतिहासिक काल का। एक संस्कृति हमारे पास वैदिक काल या वैदिक संस्कृति, ठीक है, वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। तो सिंधु सभ्यता का जो अनुमानित समय तय किया गया है वो 2350 से लेकर के 1750। और वैदिक संस्कृति भी दो भागों में बढ़ती है आगे जाकर के, इसको बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, और नेक्स्ट होता है हमारा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय था, पूर्व वैदिक काल सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद में ही शुरू हुई। पूर्व वैदिक काल का समय था 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। आप इस ईसा पूर्व वाले झोल को समझ गए होंगे कि पीछे की ओर समय चलेगा। और उत्तर वैदिक काल का समय था वो था 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है। पूरी वैदिक संस्कृति का समय 1500 से लेकर के 600, इसको विभाजित किया गया। तो मानव सभ्य हो गया, संस्कृति सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता को इसके अंदर रखेंगे। अब बात करें हम जानकारी के स्रोत, भाई कैसे पता लगाया कि आदि ऐतिहासिक काल में मानव किस प्रकार से रह रहा था? तो जानकारी के स्रोत, जानकारी स्रोत में हमारे पास पुरातात्विक तो रहे ही रहेंगे। पुरातात्विक, वापस से वही कहानी, जमीन से खोदो, सामान निकालो, अन्वेषण करो, जांच करो, पता लगाओ कि मानव किस प्रकार से रह रहा था। उन सामान को देख करके अंदाजा लगाया गया, अंदाजा ही लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास जानकारी के स्रोत में दूसरा है साहित्य, और साहित्य या फिर अभिलेख। लेकिन हम इस आदि ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में जानकारी का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्रोत पुरातात्विक है, क्योंकि अभिलेख और साहित्य को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। जो लिपि है वो कैसी है? अपठनीय है, उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए हमारे पास आदि ऐतिहासिक को जानने का स्रोत भी वो जो रहता है वो सिर्फ कौन सा रहेगा? पुरातात्विक ही रहेगा। अभिलेख अब पढ़ नहीं पाए, काफ़ी पुरानी लिपि है इसलिए पढ़ नहीं पाए, तो पढ़ने का प्रयास अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर साहित्य अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने लिखे थे। उनकी लिपि की चर्चा अपन पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी? बहुचित्रात्मक, ब्रोस्टोफेदन, ठीक है, सर्पिलाकार, वो सब बात की बातें। तो जानकारी के स्रोत हमारे पास पुरातात्विक हो गया, साहित्य हो गया, संस्कृति वैदिक संस्कृति, सभ्य मानव सभ्य हो गया, और सिंधु और वैदिक को हमने इसमें रखा था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऐतिहासिक काल। थर्ड, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल आज के समय की बात, मानव बिल्कुल सभ्य है, समाज, रीत रिवाज, कल्चर, सभी चीज़ से वो अच्छे से परिचित है। हमारा जो काल है वो ऐतिहासिक काल ही है, ठीक है, जिसके अंदर आप बोल सकते हो मौर्य काल आया, गुप्त काल आया, महाजनपद आए, बौद्ध आए, जैन, मुगल, सल्तनत, गांधी, वो सभी जो हमारे चैप्टर हैं इतिहास के वो सारे के सारे ऐतिहासिक काल के अंदर ही अध्ययन किए जाते हैं। तो मानव इस समय बिल्कुल सभ्य है, उसको हर चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। और संस्कृति में आपको बता चुका कि ये सारी संस्कृतियाँ इसी के अंदर आएगी। नेक्स्ट इसकी बात करूँ मैं जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत के अंदर हमारे पास अब पुरातात्विक तो यहाँ पे भी रहेंगे, पुरातात्विक, जैसे अशोक के अभिलेखों को पुरातात्विक में ही रखेंगे अपन, ठीक है। पुरातात्विक के साथ रहेंगे साहित्य,
और साहित्य में एक तीसरा पार्ट और ऐड होता है कि इस समय तक हमारा विदेशों के लोग हमारे भारत में आकर के भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहे थे। विदेशों के लोग यहाँ आकर के भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास कर रहे थे और इसी जानने के प्रयास में उन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को जानने के लिए आए और अपने साहित्य के अंदर भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने वर्णन किया। इसीलिए यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट और बनता है, विदेशी इतिहासकारों के वर्णन, ठीक है, या उनके विवरण। तो पुरातात्विक भी वापस वही खोदो, निकालो और पता लगाओ। साहित्य में यहाँ साहित्य बढ़ जाता है और यहाँ साहित्य को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। साहित्य एक होता है धर्मोत्तर साहित्य, एक है धार्मिक साहित्य और एक साहित्य है धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य वह साहित्य हैं जिनमें चर्चा सिर्फ धर्म की गई है, यानी कि धर्म को लेकर के ही बात की है। और इस धार्मिक साहित्य में हम रखते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और भी रख सकते हो। तो मैं छोटा सा परिचय बताता हूँ। ब्राह्मण साहित्य के अंदर आपके चारों वेद आ जाएंगे, ठीक है, चारों वेद वही वापस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, जिनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं क्योंकि अथर्ववेद की रचना बाद में हुई थी, ये तीनों वेद पहले लिखे गए थे। तो वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। प्रश्न है निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो उसका आंसर है अथर्ववेद, ठीक है। चर्चा होगी इनकी भी आगे, लेकिन अब छोटा सा परिचय। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य आ गए, बौद्ध साहित्य आ गए, जैन साहित्य आ गए। बौद्ध साहित्य में पिटक आ जाएंगे, ठीक है। पिटक में आपके पास सुत्त पिटक, अभिनव पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक, ये 3 पिटक। जैन साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य। अब धर्मोत्तर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य से हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद लिखे गए हैं, मंत्रों से संबंधित है, यज्ञ से संबंधित है, तो उस समाज के लोगों के कल्चर को भी तो प्रदर्शित कर रहे हैं। बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध के साथ साथ समाज के बारे में बताया गया, तो हमें इन धार्मिक साहित्यों से ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद है धर्मोत्तर साहित्य। ऐसे साहित्य जो धर्म से हट करके या धर्म से अलग विषयों पर लिखे गए, जिनसे हमें तत्कालीन समाज या ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है, जिसमें आपके कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, तो जिनसे हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। तो ये इतिहास का छोटा सा परिचय था, जिसमें हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमको इसके काल की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक, प्राग ऐतिहासिक काल में सिर्फ पुरातात्विक था, आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक के साथ साथ साहित्य था, लेकिन साहित्य कैसा था? अपठनीय, तो जानकारी का स्रोत वहां पर भी पुरातात्विक ही रहा। और तीसरे के अंदर पुरातात्विक, साहित्य और विदेशी यात्री विवरण। इस समय तक हमारे भारत में विदेशी यात्री आए और जो प्रमुख विदेशी यात्री आए थे वो चीनी थे, जिनमें आपके पास फाहियान और हिनशांग था। यहाँ फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, जो गुप्त शासक था उसके समय, और यहाँ हिनशांग आया था हर्षवर्धन के समय। तो ये आपका इतिहास का छोटा सा परिचय। इसके बाद अपन कल से भारतीय इतिहास में पहले चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक।